हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास में कैपिटल बस्टिंग टॉपिक। और ये जो कैपिटल बस्टिंग है ईएफएम पेपर 2 जो है उसमें बिजनेस बस्टिंग का ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, तो ये यहाँ पे बिजनेस बस्टिंग नहीं है, यहाँ पे ये एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस बुक का पार्ट है, इस सिलेबस में है। तो देखिए, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमारे पेपर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ईएफएम का सेकंड पेपर है ये। और इसमें जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो है कैपिटल बस्टिंग, बीकॉम सेकंड ईयर का ये सब्जेक्ट है। और कैपिटल बस्टिंग में मैं आपको बता दूं, देखिए मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, कौन सी मशीन परचेज करनी है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है और किस बेस पे परचेज करनी है। तो ये सारे डिसीजन किसको लेने पर होते हैं? मैनेजमेंट को। जब मैनेजमेंट ये देखता है कि रिप्लेसमेंट करें या नहीं करें, पुरानी मशीन को हम न्यू मशीन से रिप्लेस करें या नहीं करें, और करें तो कब करें, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होनी चाहिए वो लगभग कितनी होनी चाहिए, हर संस्था के लिए ये अलग अलग होती है, क्योंकि हर संस्था की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सेम नहीं होती है। इसीलिए जो मशीन एक संस्था के लिए अच्छी हो सकती है या परचेज करने लायक हो सकती है, वो हो सकता है कि दूसरी संस्था के लिए परचेज करने लायक नहीं हो, या उसके लिए दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेटर हो। तो इसलिए ये ऑप्शन जो है इनका वैल्यूएशन करना पड़ता है, हमें अल्टरनेट देखने पड़ते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अल्टरनेट हो सकते हैं, और उन अल्टरनेट्स का हमें वैल्यूएशन करना पड़ता है। और फिर वैल्यूएशन करने के बाद जो बेस्ट अल्टरनेट होता है हमारी संस्था की फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग, और जो एफिशिएंसी है उसको ध्यान में रखते हुए, सेल्स को ध्यान में रखते हुए, प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए, हमारी जो एम्प्लॉय स्किल्स है उनको ध्यान में रखते हुए जो मशीन है हम उसको सिलेक्शन करेंगे, या इन्वेस्टमेंट हम उसको ध्यान में रखकर करेंगे। तो देखिए, ये चैप्टर जो कैपिटल बस्टिंग है इसमें हमें इन्वेस्टमेंट, जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका डिसीजन लेने का बेस, वही हमें प्रिपेयर करना होता है कि किस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन में डिसीजन लिए जाते हैं, या एक कंपनी है जो डिसीजन लेते समय किन किन चीज़ों को देखती है और उसका एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, वही हमें इस चैप्टर में करना सिखाया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं हमें क्या क्या देखना है, एक रफली आइडिया दे देता हूं जिससे आपको मालूम चले कि भाई हमें ये सारी चीज़ें इसमें देखनी है। फर्स्ट, हमें कैश इनफ्लो के बारे में बताया जाएगा। सेकंड, हम पेबैक पीरियड सीखेंगे। सेकंड, पोस्ट पेबैक। फोर्थ नंबर पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। जिसे हम शॉर्ट में ARR कहते हैं। फिफ्थ नंबर पे हम इसमें सीखेंगे IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जिसे हम शॉर्ट में IRR कहेंगे। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। सिक्स नंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। इन सब के बेस पर हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो कब करना है। ये सारी चीज़ें एक इंस्टीट्यूशन में देखी जाती है, तभी वो बिज़नेस ग्रोथ कर पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाता है, क्योंकि बिज़नेस का जो टारगेट होता है वो भी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करने के लिए
जो बिजनेस है उसको कई तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं और उनका जो बेस है वो समान नहीं हो सकता, तो अलग अलग बेस पे डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसीलिए हम अलग अलग बेस पे कैलकुलेशन करते हैं कि हमें कौन सा इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है, और करना है तो कब करना है। तो देखिए ये सारी चीज़ें सीखेंगे हम। तो फिलहाल हम कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन सीखते हैं और पे बैक पीरियड के कैलकुलेशन सीख रहे हैं। तो आज जो हम वीडियो लेक्चर बनाएंगे वो कैश इनफ्लो और पे बैक पीरियड इसकी कैलकुलेशन पे बना रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो हैं वो इन पॉइंट्स पे आते जाएंगे। फिलहाल मैंने एक रफली आइडिया दिया है कि हम ये सारी चीज़ें इसमें करेंगे और इसके अलावा एक दो एडजस्टमेंट जो और बच जाएंगे वो भी करेंगे हम। तो फिलहाल जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो आप सामने देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस पॉइंट को स्टार्ट करने का इससे बेस्ट पॉइंट नहीं हो सकता। तो टॉपिक पे जल्दी आते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन जो गिवन होते हैं कैपिटल बस्टिंग चैप्टर में मशीन से रिलेटेड होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, या मशीन कब परचेज करनी है और कौन सी परचेज करनी है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अभी हम देख रहे हैं, जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ मशीन दी हुई है। कॉस्ट ऑफ मशीन है आपके पास 3 लाख। एनुअल सेल्स इस मशीन के आने के बाद जो एनुअल सेल्स होगी वो होगी आपकी 4 लाख पर एनम। वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है 60% ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स का 60% ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन 20,000, यानी कि ये जो 20,000 है इसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूड नहीं है। मैं फिर से बता दूं, ये जो 60,000 है ये फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन बोल रहा है 20,000। इसका मतलब ये है कि ये जो फिक्स कॉस्ट है इसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूड नहीं है, आपको अलग से चार्ज करना है। अभी हम देखेंगे कैसे करते हैं। लाइफ 8 ईयर्स है, टैक्स रेट है 30%। अब आपको ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड ये बताना है कि ये मशीन परचेज करनी है या नहीं करनी है। फिर से मैं बता दूं, आपको ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड ये डिसाइड करना है कि ये मशीन आप परचेज करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखिए अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं या ये डिसीजन हम किस तरीके से लेते हैं वो देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज। कैश इनफ्लोज की कैलकुलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले हम इनकम देखेंगे। तो जो भी इनकम है आपके पास सेल्स है और कोई इनकम तो है नहीं हमारे पास, तो सेल्स हमारे पास कितनी है 4 लाख। इसमें से लेस कर दीजिए वेरिएबल एक्सपेंसेज। तो देखिए सेल्स हमारे पास 4 लाख है और वेरिएबल एक्सपेंसेस 60% ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स का 60%। तो 4 लाख का आप 60% कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाता है आपका 2,40,000। अब आपके पास 1,60,000 बच गया। ये आपके पास सी यानी कि कंट्रीब्यूशन हो गया। सी कंट्रीब्यूशन कहेंगे, बीपी में आपने पढ़ा था। लेस फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे हम। अब यहाँ पे एक्सक्लूडिंग डेप्रीसिएशन है, याद करना है ये डेप्रीसिएशन नहीं है इसमें। अब डेप्रीसिएशन नहीं है लेकिन फिक्स कॉस्ट तो लेस करेंगे, तो फिक्स कॉस्ट आपने लेस कर दी 20,000। ये जो 140 आया है 1,40,000 ये आपके हो जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन। बिफोर का मतलब अभी तक इसमें से टैक्स भी नहीं लेस किया है और डेप्रीसिएशन भी लेस नहीं किया है। बिफोर का मतलब क्या है, अभी बिफोर टैक्स मतलब टैक्स लेस नहीं किया है। बिफोर डेप्रीसिएशन मतलब डेप्रीसिएशन भी लेस नहीं किया है। तो ये जो 140 है इसमें से अभी टैक्स भी लेस नहीं किया है और डेप्रीसिएशन भी लेस नहीं किया है। तो पहले हम डेप्रीसिएशन लेस करेंगे, उसके बाद टैक्स लेस करेंगे। तो देखिए पहले लेस करेंगे डेप्रीसिएशन, या आप इसको शॉर्ट में प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन भी बोल सकते हैं। पहले डेप्रीसिएशन लेस करेंगे और डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ होता है। इससे पहले कई क्वेश्चंस में हम यूज़ कर चुके हैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। ये डेप्रीसिएशन का फार्मूला होता है। इससे जो डेप्रीसिएशन आएगा वो एनुअल डेप्रीसिएशन आ जाएगा। हमारे पास कॉस्ट देखिए, मशीन की कॉस्ट गिवन है आपको 3 लाख, तो ये मशीन की कॉस्ट हो जाती है 3 लाख माइनस स्क्रैप। स्क्रैप क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो जीरो ले लेंगे। क्वेश्चन में स्क्रैप नहीं है, इसका मतलब जीरो ले लेंगे। लाइफ 8 ईयर्स गिवन है तो डिवाइडेड बाई 8। तो इस तरीके से हम डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर आपके अलाउ है। मैं आपको फिर से बता दूं,
तो 37,500 ये आपका डेप्रिसिएशन हो जाता है। अब आप लेस कर लीजिए 140 में से, तो 1,40,000 में से लेस करते हैं तो 1,02,500 ये आपके पास आ जाता है पीबीटी। पीबीटी का मतलब आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं। पीबीटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो देखिए पीबीटी आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब आप लेस करेंगे उसमें से टैक्स, तो टैक्स हम लेस करेंगे और टैक्स का रेट इसमें दिया हुआ है। कितना टैक्स है? 30% टैक्स आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम 30% टैक्स ले लेते हैं। आपकी इनकम है 1,02,500, तो 1,02,500 इसका 30% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है 30,750। तो 1,02,500 में से आप लेस कर दीजिए 3750, तो ये आ जाता है आपके पास 71,750। ये जो आएगा इसे आप बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप क्या बोलेंगे इसे? पीएटी। पीएटी का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाता है ये 71,750 जो आया है। अब इसमें आप ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, जिससे ये आ जाएगा कैश इनफ्लोज। तो देखिए कैश इनफ्लो के लिए जो मेन फॉर्मेट है वो यही है, इससे ज़्यादा बड़ा फॉर्मेट होता नहीं है। ये फॉर्मेट आपके बार बार काम में आएगा, तो आप इस फॉर्मेट को माइंड में हमेशा ध्यान रखिए कि सेल्स में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, जिससे आपके पास आ जाएगी कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो पीबीटी आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। फिर आप डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से आप टैक्स लेस करेंगे तो आपके पास आएगा पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और फिर वापस से जो डेप्रिसिएशन आपने लेस किया था उसे आप वापस ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो हम वापस से फिर से 37,500 ये हमारा डेप्रिसिएशन था, ये वाला। तो ये जो डेप्रिसिएशन था वापस ऐड कर दीजिए, तो ये जो आएगा इसे हम बोलेंगे कैश इनफ्लोज। कैश इनफ्लोज, या पूरा नाम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एनुअल कैश इनफ्लोज। यानी कि हर साल जो कैश इनफ्लो रहेगा आपका, इस मशीन से जो इनकम होगी आपकी वो हर साल कितनी होगी? 71,750 प्लस 37,500 यानी कि 1,09,250। तो 1,09,250 ये इनकम आपको हर साल होने वाली है इस मशीन के थ्रू। तो ये आपने क्या निकाला? एनुअल कैश इनफ्लो। तो देखिए आपने हेडिंग भी ये डाली थी कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज। तो एनुअल कैश इनफ्लोज की कैलकुलेशन कैसे होती है अब आप समझ चुके होंगे। मैं ये जो बता रहा हूँ, ये जो फॉर्मेट है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, आपके पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से आप लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। उसमें से आप लेस करिएगा डेप्रिसिएशन, तो आपके पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप 30% टैक्स लेस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा ये। लेकिन ये जो 30% टैक्स है आप क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में हर बार अलग अलग हो सकता है, कभी 30, कभी 40, कभी 50। जितना % टैक्स हो आप उतना ही लेस कीजिएगा। फिर आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है और उसमें ऐड कर दीजिए डेप्रिसिएशन, तो कैश इनफ्लो होगा। तो इस तरीके से हम कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हमने बताया था ये जो डिसीजन लेना है आपको कि मशीन परचेज करनी है या नहीं करनी, ये आपको किस बेस पे लेना है? ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड। तो देखिए पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन के लिए हम फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं हम फार्मूला पे बैक पीरियड। तो देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो, या एनुअल कैश इनफ्लो, इसको आप एनुअल कैश इनफ्लो कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। वैसे एनुअल ही होता है ये, एनुअल कैश इनफ्लोज। तो देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यानी कि मशीन की कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? मशीन की कॉस्ट से है। तो मशीन की कॉस्ट हमारे पास थी 3 लाख, तो यहाँ पे हम मशीन की कॉस्ट जो लेंगे, इन्वेस्टमेंट जो लेंगे वो 3 लाख ले लेंगे, डिवाइडेड बाई एनुअल कैश इनफ्लो। तो एनुअल कैश इनफ्लो हमारे पास था 1,09,250
तो 1,09,250 ये हम एनुअल कैश इनफ्लो ले लेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा उसे हम बोलेंगे पे बैक पीरियड। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 1,09,250 तो ये हमारे पास आ जाता है 2.75 ईयर्स। ये ईयर्स में आया है यानी कि 2 साल और कुछ महीने। तो देखिए पेबैक पीरियड का मतलब भी साथ के साथ ही जान लेते हैं। पेबैक पीरियड का मतलब ये है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी तो कंपनी ये जानना चाहती है कि 10 लाख रुपए अगर हम मशीन के परचेज कर रहे हैं, मशीन कंपनी कितने रुपए की मशीन परचेज कर रही है, 10 लाख रुपए की मशीन परचेज कर रही है। एक बार मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि कंपनी मशीन परचेज कर रही है 10 लाख रुपए की, तो कंपनी हमेशा ये जानना चाहती है कि 10 लाख रुपए लगा तो देंगे अभी, लेकिन ये जो 10 लाख अभी लगाएंगे ये हमें कितने साल में वापस हो जाएगा, यानी कि जितना पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी ने ये वापस कितने समय में मिल जाएगा, यही जानना कहलाता है पे बैक पीरियड। तो देखिए यहाँ पे कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रही है, 3 लाख रुपए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये है, ये जो मशीन की कॉस्ट है ये इन्वेस्टमेंट है 3 लाख। तो हर कंपनी ये जानना चाहेगी, अगर ये कंपनी 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगी तो जानना चाहेगी कि 3 लाख रुपए कितने समय में वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2.75 ईयर, यानी कि इतने समय में कंपनी को ये मशीन 3 लाख रुपए वापस कमा कर दे देगी। और इसके बाद टोटल मशीन की लाइफ देखिए कितनी है, 8 साल। तो 8 साल ये मशीन काम करेगी, लाइफ कितनी है, 8 ईयर्स। तो 8 साल ये मशीन चलेगी हमारे पास, जिसमें से 2.75 में इसने इन्वेस्टमेंट कवर कर लिया। इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में कवर कर लिया, 2.75 ईयर में। तो बाकी के कितने ईयर बच गए, 5.25 ईयर, ये इस मशीन के बच गए। तो 5.25 ईयर में जो भी कमाएगी वो सारा हमारा प्रॉफिट होगा। तो इस केस में यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, देखिए आप 5 साल प्रॉफिट ही देगी, तो इसलिए ये मशीन कंपनी को परचेज कर लेनी चाहिए। तो अगर आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, मशीन शुड बी परचेज ड्यू टू ऑन द बेसिस ऑफ पे बैक पीरियड। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था और इसका जो आंसर है वो आपके सामने है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो देखिए सेकंड क्वेश्चन की जो डिटेल है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं और आप भी बोर्ड पे देख सकते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। अब बात ये है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ा कीजिए और उसको समझना ज़रूरी है क्वेश्चन को। जब तक हम क्वेश्चन को समझेंगे नहीं हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो फिलहाल मैं इस आंसर को आपके सामने से हटा देता हूं जिससे कि हम क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कर पाएँ। तब तक आप क्वेश्चन को बड़े अच्छे से रीड कर सकते हैं और इसको मैं अभी आपको समझा देता हूं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कॉस्ट ऑफ मशीन आपको दी हुई है 1,50,000। यहां पे मशीन की कॉस्ट आपको 1,50,000 गिवन है। एडिशनल इनडायरेक्ट मटेरियल पर एनम ये आपको गिवन है 6,000। तो ये देखिए एडिशनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 6,000। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मटेरियल कर देते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर एनम है 6,000। एस्टिमेटेड सेविंग है 10,000 स्क्रैप में। तो ये एक तो सेविंग है, ये एक्सपेंसेज है, ये जो मैंने सर्किल में किया है ये आपके पास सेविंग है। एस्टिमेटेड सेविंग इन स्क्रैप 10,000। फिर एडिशनल कॉस्ट ऑफ सुपरविजन दे रखी है 12,000 और एडिशनल कॉस्ट ऑफ मशीन मेंटेनेंस दे रखी है, ये एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है 7,000 पर एनम, ये सारे पर एनम के एक्सपेंसेज है। और एस्टिमेटेड सेविंग इन वेजेस दे रखी है आपको, एस्टिमेटेड सेविंग इन वेजेज। तो देखिए वेजेज की सेविंग कैसे दी हुई है, एम्प्लॉय नॉट रिक्वायर्ड है 150 और वेजेज पर एम्प्लॉय है पर एनम 600। तो एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है पूरे साल की पर एनम वो है 600 रुपये और एम्प्लॉय नॉट रिक्वायर्ड यानी कि
वो एम्प्लॉय जिनकी ज़रूरत अब नहीं है, जिनको मशीन आने के बाद हटा दिया जाएगा, वो है 150। तो जब मशीन आने के बाद लेबर को हटा देंगे तो हमारा एक्सपेंसेज बचेगा, क्योंकि एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। एम्प्लॉय जब तक काम कर रहे हैं तब तक सैलरी देंगे, जब काम नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं देंगे। तो मशीन आने के बाद 150 एम्प्लॉय, 150 एम्प्लॉय हम रिक्वायर नहीं होगी इनकी, तो इनको हटा देंगे 150 को, और इनकी सैलरी है 600 रुपये हर एक एम्प्लॉय की। तो हर एक एम्प्लॉय की सैलरी 600 रुपये पर एनम है पूरे साल की, तो 150 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90,000 की आपकी सेविंग हो जाती है। तो ये सेविंग भी एक तरह से आपकी इनकम हो जाती है। तो देखिए सेविंग को इनकम मानते हैं, तो इसलिए हम अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये मशीन आपको परचेज करनी है या नहीं करनी है, इसका जो पे बैक पीरियड है वो कितना होगा। तो देखिए पे बैक पीरियड का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। अब यहाँ पे हमें मालूम चल रहा है एनुअल कैश इनफ्लो कितना है, नहीं मालूम चल रहा। तो जब नहीं मालूम चल रहा तो आपको एनुअल कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन करनी होगी। इन्वेस्टमेंट मालूम चल रहा है, इन्वेस्टमेंट तो मशीन की कॉस्ट को कहते हैं, और कॉस्ट ऑफ मशीन आपको सबसे पहले दी हुई है 1,50,000 MS। चलो यहाँ पे मैं इसको सही लिख देता हूँ, मशीन को आपको सही दिख जाएगा, ये लीजिए सही। तो अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन यानी कि इन्वेस्टमेंट तो आपको 1,50,000 दिख रहा है, लेकिन एनुअल कैश इनफ्लो नहीं दिख रहा। तो नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल कैश इनफ्लोज। फिर से वही कॉलम बनाएंगे, आप इसे नाम देना चाहें तो नाम दे दीजिए, पर्टिकुलर और अमाउंट। ये पर्टिकुलर हो जाता है हमारा, ये हमारा अमाउंट हो जाता है। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड सेविंग लिख सकते हैं आप। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। और आगे अगर आप एमकॉम करते हैं तो ये जो चैप्टर है एक बुक में कन्वर्ट हो जाता है अपने आप ही। ये चैप्टर अपने आप में पूरी एक बुक बन जाएगा। तो इसलिए मैं बताता हूँ, उस बुक का नाम होता है CACC, कॉस्ट एनालिसिस कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट एनालिसिस और कॉस्ट कंट्रोल से जो रिलेटेड बुक आती है उसमें पूरा ये चैप्टर अपने आप में एक बुक बन जाएगा। इतनी मोटी बुक हो जाएगी और काफ़ी मज़ा भी आएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बढ़िया मार्क्स भी देती है बुक। तो एस्टिमेटेड सेविंग के नाम पे देखिए हमारे पास फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ सेविंग क्या है हमारे पास। सेविंग में हमारे पास दो सेविंग है, एक तो सेविंग इन स्क्रैप है और दूसरा वेजेज। यहाँ पे ये बोल रहा है एस्टिमेटेड सेविंग इन वेजेज। तो देखिए एस्टिमेटेड सेविंग में हम लिख लेते हैं सेविंग इन स्क्रैप। 10,000 रुपये तो यहाँ पे आपकी सेविंग हो रही थी, और एक और सेविंग हो रही थी सेविंग इन वेजेज। तो 600 एम्प्लॉय थे और 600 वेजेज थी और 150 आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, शायद 90,000 आएगा। ये बिल्कुल 90,000 ही है। तो 10,000 तो आपको ये और 90,000 ये टोटल मिला के 1 लाख की सेविंग हो जाती है, जिसे हम कहेंगे टोटल ए। अब आप एडिशनल एक्सपेंसेज या एडिशनल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एडिशनल कॉस्ट यानी जो कॉस्ट अभी लग रही है उसके अलावा इस मशीन के आने से जो कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी वो कौन कौन सी है। तो इस मशीन के आने से ये दो सेविंग होगी, टोटल 1 लाख रुपए की आपकी सेविंग होगी, ये आपकी इनकम हो गई। अब इस मशीन के आने से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी वो आपके एक्सपेंसेज हो गए। तो देखिए इस मशीन के आने से क्या क्या एक्सपेंसेज एक्स्ट्रा होंगे। एक तो मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, तो मटेरियल आपका कितना लगेगा 6,000 का। फिर 12,000 सुपरविजन के लगेंगे एक, सुपरविजन आप 12,000, और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाएगी। मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगी आपकी 7,000, और डेप्रिसिएशन भी है क्या,
ये तो लगेगा नहीं, डेप्रिसिएशन तो पे करना ही पड़ेगा बिल्कुल। तो पहले अपन इसका टोटल पे कर लेते हैं, ये टोटल बी 18 और 7 25,000, ए माइनस बी किया आपने, तो ये आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, क्योंकि अभी अपने टैक्स भी लेस नहीं किया और डेप्रिसिएशन भी लेस नहीं किया है, केवल इनकम में से एक्सपेंसेस लेस किए हैं, तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ये हमारे पास कितना बच गया, 75,000। अब आप इसमें से लेस करेंगे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन लेस करते हैं, मैंने आपको बताया था, और डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। अब इस बार हमारे पास कॉस्ट है 1,50,000, स्क्रैप क्वेश्चन में नहीं है, ये सेविंग इन स्क्रैप है। क्या कह रहा हूँ, ये सेविंग इन स्क्रैप है, स्क्रैप नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट आ जाती है मशीन की 1,50,000, स्क्रैप 0 अपॉन लाइफ है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 लाइफ तो इसमें गिवन नहीं है शायद, फिर भी हम देख लेते हैं कि लाइफ क्वेश्चन में आपको गिवन है या नहीं गिवन है। तो देखिए यहाँ पे आपको लाइफ गिवन है कि नहीं है। लाइफ आपको गिवन है क्वेश्चन में, लाइफ आपको क्वेश्चन में गिवन है, मैं लिखना भूल गया हूं, तो यहाँ पे एस्टिमेटेड लाइफ है, लाइफ इन ईयर्स 5। तो देखिए क्वेश्चन में आपको एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स 5 ईयर गिवन है, मैंने लिखना भूल गया हूँ। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ, ये फार्मूला हो सकता है। यहाँ पे कॉस्ट है अपने पास 1,50,000, माइनस किया अपन ने स्क्रैप, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे पास कॉस्ट है मशीन की 1,50,000 माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ है 5, तो इस तरीके से 1 ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारे पास। 150 में से 5 का डिवाइड देंगे हम, तो 30,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाता है। तो इस तरीके से आपके पास 45,000 बचेगा, और ये जो 45,000 बचेगा इसे हम बोलेंगे PBT, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से हम लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन तो लेस कर ही दिया, अब लेस करेंगे टैक्स। टैक्स की रेट है 30%, क्वेश्चन में आपको गिवन है 30% टैक्स। तो देखिए 30% टैक्स गिवन है, तो 45,000 का 30% आप कैलकुलेट कर लीजिए। 45,000 का 30% हो जाता है आपके पास 13,500। तो ये जो आपने 30% निकाला है, 45,000 जो था प्रॉफिट, उसका आपने निकाला 30%, तो 13,500 आया है आपके पास। अब आपके पास 31,500 ये बच गया PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास बच गया 31,500। अब यहाँ पे आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा बढ़िया है कि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। अब तो 31,500 जब आपके पास आ गया, तो यहीं पे कर देते हैं हम, ये आ गया आपके पास PAT 31,500। अब आप इसमें ऐड कर दीजिए डेप्रिसिएशन। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जब आप डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन देखिए आपने कितना चार्ज किया था, 30,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, तो 30,000 आप ऐड कर दीजिए, तो आपके पास आ जाता है 61,500। इसे हम कहेंगे कैश इनफ्लोज या एनुअल कैश इनफ्लो। तो 61,500 जो आया है, ये आपके पास हो जाता है एनुअल कैश इनफ्लो। और जब आप एनुअल कैश इनफ्लो कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब आप कैलकुलेट करना चाहेंगे
पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड करने का फार्मूला देखिए, हमने कैलकुलेटर करने का फार्मूला बताया था आपको, इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इन फ्लो। तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना था, मैंने आपको बताया था मशीन की कॉस्ट को इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो मशीन की कॉस्ट हमारे पास है 1,50,000। तो यहाँ पे जब आप पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे, पे बैक पीरियड, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इन फ्लो। तो पे बैक हमारे पास मशीन की कॉस्ट है 1,50,000 और एनुअल कैश इनफ्लो हमारे पास आया है 61,500। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1,50,000 डिवाइडेड बाय 61,500, 2.43 या 44 ईयर्स। तो 2.44 ईयर्स में हम पे बैक कर देंगे, यानी कि जितने की इन्वेस्टमेंट है वो हम वापस कमा के मशीन फर्म को दे देगी या कंपनी को दे देगी, और बाद में जो बचेगा लाइफ वो हमारी सारी पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी कहलाएगी। तो 5 साल है, 5 साल में से लगभग 2.5 साल में हम इन्वेस्टमेंट वापस कर देंगे, और आगे के जो बचे हुए 2.5 साल होंगे उसमें हम जो भी कमाएंगे वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया होगा। और अब मैं आपको बता दूं कि आगे के जो क्वेश्चन करेंगे हम, उनमें हम पे बैक पीरियड तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी कि पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, या ARR कैसे कैलकुलेट की जाती है। ARR कैसे कैलकुलेट की जाती है मैंने अभी आपको बताया था कि इस चैप्टर में सीखने के लिए बहुत कुछ है। इस चैप्टर में ये कैपिटल बस्टिंग जो चैप्टर है, इसमें हमें मशीन खरीदने से रिलेटेड और कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है उससे रिलेटेड अलग अलग तरह के डिसीजन लेने हैं, और किस प्रोजेक्ट को किस तरीके से वैल्यूड किया जाता है या उनकी वैल्यूएशन किस तरीके से होती है ये भी हम देखेंगे। और जो डिसीजन होता है उसको लेने के अलग अलग तरीके के बेस होते हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड के बेस पे हम किस तरीके से डिसीजन लेते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन में हम ऑन द बेसिस ऑफ ARR, ऑन द बेसिस ऑफ IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स या प्रेजेंट वैल्यू को बेस मानकर भी डिसीजन लेंगे। तो हम उसी के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में चर्चा करेंगे। थैंक यू गाइज। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट हमें कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइज, सी यू अगेन।